हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप। क्वेश्चन है आपका आभासी एकाणु अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, कि मतलब आभासी एकाणु अपक्रिया क्या होती है, इसको विद एग्जांपल देखेंगे और आपकी आणविकता और कोटि के बारे में भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं आभासी एकाणु अपक्रिया की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो बात करते हैं आभासी एकाणु अपक्रिया होती क्या है। तो देखो आभासी एकाणु अपक्रिया के आभासी एकाणु अपक्रिया की, तो देखो आभासी एकाणु अपक्रिया मतलब कह रहा है जिसपे एक अणु हो। ठीक है, आभासी एकाणु अपक्रिया होगी। ठीक है, तो आभास एक अणु का होगा। ठीक है, मतलब दो अणु होंगे लेकिन एक अणु का आभास होगा। देख सकते हो, अभी थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो दो होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। वही चीज कहा गया ना, अभिकारक तो दो होते, दो अणु होते, लेकिन एक ही अणु पर यह क्या करती, कोटि निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट होंगे, दो अभिकारक होंगे और आपकी जो कोटि होगी वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख सकते हो, हमने क्या किया, CH3 COO मेथिल एसीटेट लिया, जल से क्रिया की, H+ की उपस्थिति में आपका CH3 COOH बना और CH3OH बना। ठीक है, तो देख सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है, इस पे तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप नीचे देख सकते हो, C12H22O11। ठीक है, इस पे भी देख सकते हो, सी ये आपका शर्करा है, जल से क्रिया H+ की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु बने। ठीक है, तो इसमें बात करें आणविकता 2 है। ठीक है, आणविकता इन दोनों में कितनी है, 2। 2 हो गई और कोटि 1। ठीक है, तो देख सकते हो आणविकता 2। आणविकता क्या होती है, अभी आणविकता के बारे में भी आपको बताएंगे और कोटि क्या होती है उसके बारे में भी। ठीक है, तो पहले देख सकते हो एग्जाम्पल अपने कैसे किया। अणु आपके कितने हैं, 2, लेकिन कोटि कितनी है, 1। तो यही आपकी आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उससे पहले आपको देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, क्या पता है, दो रिएक्टेंट है मतलब दो अभिकारक है। देख सकते हो पहले वाले पे भी दो अभिकारक, नीचे वाले पे भी दो अभिकारक। ठीक है, तब उत्पाद का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जल की सांद्रता जो होती है ये अभिक्रिया पे बहुत कम परिवर्तन देती है, मतलब इसकी सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन होता है, जिससे जो कोटि होती है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती और कोटि का मान 1 आता है और आणविकता का मान कितना आता है, 2, क्योंकि आणविकता 2 है, दो अणु है। ठीक है, तो आणविकता 2 है क्योंकि इसमें अभिकारक 2 है और कोटि लेकिन 1 है क्योंकि इसकी सांद्रता जल की निर्भर नहीं करती इस पर। ठीक है, तो वही कहा गया वाप क्रिया जिसमें अभिकारक तो 2 होते हैं लेकिन अभिक्रिया की कोटि केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, आभासी एकाणु अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देख सकते हो आणविकता 2 कोटि 1। ठीक है, तो आणविकता की बात करें, देख सकते हो एग्जाम्पल आपका परिभाषा से देख सकते हो, कह रहा अभिक्रिया के वेग समीकरण में, देखो आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में क्या, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही आपकी आणविकता होती है। ठीक है, तो मतलब जो आपका अभिकारक अणुओं की जो संख्या है, ठीक है, वही आणविकता कहलाती है। तो ये चीज़ याद रखना। मेन याद रखो कि वेग समीकरण में जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, ये देख सकते हो यहाँ दो अभिकारक थे इसलिए आणविकता 2। ठीक है, जितने अभिकारक वही उसकी आणविकता। ठीक है, दो अभिकारक है ना, तो आणविकता कितनी, 2। ये चीज़ याद रखना है, सिंपल। ठीक है, अभिकारक अणुओं की संख्या ही आपकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो देख सकते हो अभिक्रिया के, आप कह सकते हो वेग समीकरण में क्या, अभिकारक, ठीक है, जो अभिकारकों की संख्या है वही आपकी आणविकता, मतलब अभिकारक अणु की कितनी संख्या है वही आणविकता होगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लिया ना, दो अणु थे तो दो आणविकता। अब बात करते हैं इस, देख सकते हो और कहा गया आपकी की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, पूर्ण संख्या आणविकता। अब बात करें कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तथा भिन्न में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात होती है। अब बात करते हैं, इसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए आणविकता और कोटि कभी सेम होती कभी नहीं। अब देखो A+B से आप C+D बन रहा है, वेग समीकरण क्या हो जाएगा इसका, वेग प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की पावर x B की पावर y। और कोटि की बात करें, ये x और y का योग ही आपका कोटि होता है। ठीक है, मतलब अभिकारक देख सकते हो वेग समीकरण में जो अभिकारक है इनकी जो घात है उसका योग जो है वो कोटि है। ठीक है, एक्स और वाई का योग क्या है, कोटि। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आणविकता भी देख ली। ठीक है, ये इसकी ऑर्डर है, कोटि। कोटि कितनी हो गई यहाँ पे, x+y। ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का भी, ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो आणविकता भी हो गई, हमने आसानी से समझ ली, कोटि को भी समझ लिया, मतलब जितने अणु वो आणविकता, कोटि आपकी प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती। तो ये है आभासी एकाणु अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछी जाती है आपकी। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।